गाइस स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 14 का जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है इसका। और आप देख रहे हो केमिस्ट्री क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का। ठीक है, तो मैं हूँ प्रशांत गाइस, और आज की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज की वीडियो पूरी वॉच करनी है, पूरा चैप्टर ही आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो सीखा वो तो ठीक ही है, और इसके बाद जो सीखोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये वीडियो देख लो, इसके आगे पीछे के थोड़े बहुत नहीं आएंगे तभी भी चलेगा। इस वीडियो से ही अकेले के आपको 2 से 3-4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, सिर्फ इस वीडियो से। तो सोचो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना और पूरा का पूरा वॉच जरूर करना। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो गाइस, जैसा तरीके से मैं बता रहा हूं ना, उस तरीके से आपको कोई ये चैप्टर, ये वाला वीडियो जो अभी आगे का, आज हम पूरा आइसोमेरिज्म का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं पार्ट, ये कोई नहीं बताने वाला है। और ये 100% मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ध्यान रख लो अच्छे से। एकदम बेस्ट तरीके से बताऊंगा और आपको सारा चीजें गारंटीड आ जाएंगी अगर आपने मेरी बातें मानी होगी तो। मतलब कि अगर आपने पहला वीडियो में जो मैंने स्ट्रक्चर दिए थे, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, फिर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, फिर मैंने सारा स्ट्रक्चर बना के दिया था जैसा कि आपके बुक में, जबकि वो स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली रिएक्शन दिया हुआ है। तो वो स्ट्रक्चर मैंने बना के आपको पार्ट 1 वाली इसकी वीडियो में, बायोमॉलिक्यूल की पार्ट 1 में, चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 1 में मैंने आपको बना के दिया है। तो जाओ उस वीडियो को जरूर वॉच करना और देन इस थर्ड पार्ट को देखो। ऐसा समझेगा ना आपको कि आप खुद ही कहोगे कि हाँ यार सच में बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। खैर, जिसने देखा होगा उसके लिए मजे हैं। तो देखो गाइस, शुगर मीन्स पहले क्या होता है ये समझो। शुगर मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ठीक है कार्बोहाइड्रेट। और अभी हमको स्ट्रक्चर के बारे में, आइसोमेरिज्म आ गया ना, मतलब समझ लो स्ट्रक्चर की बात चल रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो शुगर मीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और शुगर के आइसोमेरिज्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि सैकराइड, एक ही बात होती है। ठीक है, तो सैकराइड के आइसोमेरिज्म के बारे में हमको जानना है। तो भैया एग्जैक्टली पहले हम ये जान लेते हैं, ये आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, मैं आपको एकदम डीप में बता रहा हूं अगर आपने 11th नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, सो भाई आइसोमेरिज्म मतलब पहले क्या होता है ये जानो। तो आइसोमेरिज्म मतलब सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, स्ट्रक्चर सेम सेम दिखेगा। स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, बट डिफरेंट क्या रहेगा, एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो एटम्स रहेंगे वो अरेंजमेंट क्या रहेंगे उनके डिफरेंट, और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि देखो ध्यान से, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं डिफरेंट कैसे। देखो, तो मान लो अगर एक C है और ये C है, ये C है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। तो यहाँ पे OH, ऐसे में कुछ भी बना रहा हूँ, कुछ भी, दैट सीट में कुछ भी बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। आपको क्या इन दोनों से सीखने को मिल रहा है, इन दोनों से आपको क्या सीखने मिल रहा है, आप बताओ मुझे जरा। तो देखो, जो आपको दिख रहा हो कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, फॉर्मूला यानी कि कितने कार्बन, C3 और H कितने भाई, 3 इधर 6, C3H6 और O कितने, O3। ये एक मैंने कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया है। तो दोनों का सेम यहाँ पे स्ट्रक्चरल आपको जो फॉर्मूला है ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट ऑफ एटम, इधर देखो OH है तो इधर H है तो सेम ना, इधर H है, इधर देखो OH है, इधर OH देखो इधर H है ना डिफरेंट। तो ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स ये डिफरेंट रहेगा, और अब तो इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकती है। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को, ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे तरीके को, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। तो शुगर का आइसोमेरिज्म करना है, यानी कि शुगर यानी कि क्या, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, जितने भी मोनोसैकराइड है इनका। तो याद रखो गाइस, बार बार रिपीट करता हूं मैं कि मोनोसैकराइड को ही ऐड करके डायसैकराइड बनता है, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब को ही ऐड करके आप सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये सब बना सकते हो। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब क्या होते हैं, गैलेक्टोज भी, ये सब क्या होते हैं, मोनोसैकराइड। और इन्हीं मोनोसैकराइड को ऐड करके आप क्या बना सकते हो, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टैकियोज। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, उन सबको आप बना सकते हो, स्टार्च वगैरह सबको। ठीक है, यानी कि मोनोसैकराइड ही कंबाइन होकर डायसैकराइड बनाता है, मोनोसैकराइड कंबाइन होके टेट्रासैकराइड, ट्राइसैकराइड और पॉलीसैकराइड, ये सब के सब मोनोसैकराइड से ही बनते हैं। ठीक है, तो भैया इनके आइसोमेरिज्म कैसा है, मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन, इनका दिखने का तरीका कैसा है, ये हमको जानना है। तो शुगर के 3 आइसोमेरिज्म होते हैं। पहला हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, चौथा हो गया आपको, तीसरा हो गया एल्डोज कीटोज आइसोमेरिज्म। तो जिसमें से गाइस आपको एल्डोज कीटोज आइसोमेरिज्म के बारे में इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है।
इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। एल्डोज कीटोज आइसोमेरिज्म के बारे में आपको सीधा बुक में दिया हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में दिया हुआ है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। बट गाइस बुक वाले ने एक थोड़ी सी आपको कमी कर दी है, आपको उसे पढ़ाना चाहिए था। विदाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को नहीं समझ पाओगे, आपको नेमिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मतलब अगर आप डायरेक्टली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अगर आपको पढ़ाता है तो आपको नेमिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। उससे पहले आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, तो मैं आपको समझाऊंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। बट एक और रिक्वायरमेंट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी कंपाउंड में असिमेट्रिकल कार्बन कितने होते हैं, ये खुद असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ये कितने होती है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझ पाओगे। और बहुत आसान है, एक चुटकी बजा के आपको यूं आ जाएगा। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ते ही आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने आप आएगा। देखो मैं कैसे समझाता हूं, आपको ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम जानते हैं कि असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ठीक है। और ये वेंट ऑफ रूल ऑफ एम क्या है, ठीक है। ये दोनों आपको बताऊंगा एक झटके में, आपको पूरा ये ऐसी जस्ट ट्रिक है, ऐसे बना के रखिए। चलो देखो यहाँ पे, देखो मैं कहता हूं, मैं पहले आंसर आपको बता देता हूं, मैं पहले ही आपको आंसर बता देता हूं। ये सी मेरा, ये जो मैंने रेड रेड किया, ये सी मेरा क्या है? असिमेट्रिक कार्बन है। बट जिसको मैं ये ब्लू से कर रहा हूं ये मेरा असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। ऐसा मैंने क्यों कहा, किस बेसिस पे मैंने ऐसा कहा? तो असिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है, देखो एक कार्बन को 4 बॉन्ड होते हैं, और असिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसको चारों तरफ जो अटैचमेंट रहेगी वो डिफरेंट होनी चाहिए। चारों तरफ जो भी अटैचमेंट रहेंगे वो डिफरेंट रहने चाहिए, 4 अटैचमेंट होनी चाहिए और चारों के चारों डिफरेंट रहना चाहिए, तो वो कार्बन असिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। तो इस कार्बन के अगल बगल देखो, इधर H है, इधर OH है, इधर R है, और इस साइड पूरा का पूरा C डबल बॉन्ड H है। तो इधर भी डिफरेंट, इधर भी डिफरेंट, इधर भी डिफरेंट और इधर भी डिफरेंट। मतलब कि ये कार्बन के इर्द गिर्द चारों तरफ जो भी अटैचमेंट है सब डिफरेंट है। इसका मतलब कि एसिमेट्रिक कार्बन है। बट व्हाट अबाउट दिस कार्बन, ये कार्बन के गाइस यहाँ पे देखो, इसमें तो 4 चीजें ही अटैच नहीं है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एक ही पूरा का पूरा है। चौथा चीज किधर है? चौथा चीज ही नहीं है ना, इसका मतलब ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो एसिमेट्रिक कार्बन समझा? ओके। चलो अब गाइस मैं आपसे एक फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो पार्ट 1 की जाके देखो और उसमें जो स्ट्रक्चर मैंने दिए हैं उन्हें प्लीज याद कर लो। बस देखो आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। इतना बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन स्टार्टिंग का जो है ना, स्टार्टिंग का सिर्फ इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा पार्ट है। ये ट्रेन के डब्बे जैसा है, ये छोटा सा इंजन है। बस इस छोटे से इंजन को समझ लोगे, पूरा का पूरा वीडियो ही समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो बस इसी में जो मैंने 6 स्ट्रक्चर दिए हैं, वो 6 स्ट्रक्चर जिसको याद हो गए ना, कसम से कहता हूं पूरा चैप्टर इतना आसानी से आपको समझेगा ना कि मैं क्या बताऊं। लेकिन अगर आपको जैसे कि किसी ने बोला ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बताओ, अगर ये आपको ऐसा बनाने नहीं आता है ना तो आपको कुछ नहीं कर पाओगे। बस आपको ये स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। ऐसे ये ग्लूकोज का है, ऐसे मैंने वहां पे फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इन सभी का मैंने वहां पे बताया है, सबका मैंने वहां पे बना के दिखाया है। सो प्लीज जाओ और उसे देख लो अच्छे से, तभी आपको समझेगा, नहीं तो आपको ये चैप्टर बहुत हार्ड जाएगा, मेरी बात मान लो, ठीक है। चलो तो CHO यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ओके। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है गाइस, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ढूंढना है कि हाउ मेनी एसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट इन दी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ी समझनी है। तो चलो ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे देखो पहला कार्बन है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड और H रहेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, 4 चीजें अटैच ही नहीं है। इस कार्बन में आओ, 1, ये 2, ये 3 और ये पूरा, ये पूरा पार्ट, तो ये कार्बन एसिमेट्रिक हो गया। ऐसे ये कार्बन भी, एक इधर पूरा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पूरा, तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, ये भी हो गया। ऐसे ये वाला भी, इसके भी साइड एक अकेला पूरा, दूसरा, तीसरा डिफरेंट और ये चौथा भी डिफरेंट, मतलब ये भी अपना एसिमेट्रिक। ऐसे ये वाला देख लो, इसके इस साइड ये पूरा, इधर इधर और ये पूरा का पूरा इधर, मतलब ये वाला पूरा इधर, तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। मतलब 4 एसिमेट्रिक कार्बन है ग्लूकोज में, 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, ये आपको समझ के रखना है। मतलब ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं? 4 एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, ठीक है। चलो तो अगर गाइस यहाँ पे ये क्या मतलब वेंट ऑफ रूल ऑफ एन क्या होता है, तो एक बात आपको बताता हूं कि हमने देखा कि कोई भी शुगर के आइसोमेरिज्म 3 टाइप की, कौन सी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल और एल्डोज कीटोज। एल्डोज कीटोज पढ़नी नहीं है हमको, ऑप्टिकल और स्टीरियो समझना है। ऑप्टिकल समझना है उसके लिए स्टीरियो जानना पड़ेगा। तो गाइस स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब क्या कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने चाहिए, भले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए। तो मान लो ग्लूकोज से कितने सारे स्ट्रक्चर बनेंगे? बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट। आप देखो जैसे कि अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, जैसे कि अगर मान लो ये दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये अगर मैं OH को इस साइड रख दूं तो
इस OH को इधर रख दूं, इस OH को इधर रख दूं, ऐसा मैं कितने बना सकता हूं? मैं पहली बार में एक ही करूंगा तो पहला स्ट्रक्चर बन गया, मैं दूसरी बार में सिर्फ H को इधर रखूंगा दूसरा बनेगा, मैं H को इधर रख दूंगा तीसरा बनेगा, ऐसा कितना बनेगा? समझा कि नहीं? तो इसके लिए हमारे पास है वेंट ऑफ रूल। ये क्या बोलता है? एक तरीका है कि 2:n, जहां पे n क्या रहेगा? असिमेट्रिकल कार्बन का नंबर। तो मान लो अगर आपने ग्लूकोज का देखना है कि ग्लूकोज से कितने स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, जस्ट आपको उसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन ढूंढना है और आंसर आपको मिल जाएगा। अगर देखो कभी ग्लूकोज में 4 असिमेट्रिक कार्बन मिले तो 2:4 क्या होता है? 16, यानी कि ग्लूकोज के 16 आइसोमर बन सकते हैं। समझा क्या? इस तरीके से आपको किसी का भी निकाल सकते हो। अब देखो जो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कोई भी एक बनाया है तो 2 यहाँ पे 1 है, यानी कि इसके सिर्फ 2 ही बन सकते हैं। समझ गया? अगर आप चाहो तो इस OH को इधर कर दो, R को इधर कर दो, दैट्स इट, तो 2 ही बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आइसोमर बना सकते हो और कुछ नहीं। चलो तो ये ऐसे बस यहाँ पे था स्टीरियो आइसोमर जब बनाने के तरीके। अब स्टीरियो आइसोमर में नेमिंग के लिए एक चीज समझनी है गाइस। देखो आपने एक चीज मैं आपको पहले लिख के बता देता हूं, जैसे कोई एक नेम है, हम वहां तक पहुंचेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने बोला अल्फा, यहाँ पे कैपिटल D, ये डैश, और यहाँ प्लस, ये डैश, और यहाँ पे ये नाम लिख रहा हूं मैं, ये ग्लूकोपाइरानोज मान लो मैंने लिख दिया, ग्लूकोपाइरानोज, ये एक नेमिंग है। कभी कभी मैं ये भी लिख सकता हूँ बीटा D, और यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, और यहाँ पे हो सकता है ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, इधर जरूर नहीं, इधर प्लस माइनस कुछ भी रह सकते हैं, इधर डी की जगह में एल भी आ सकता है, एल यहाँ पे एल भी ले सकते हो। ठीक है, डी की जगह में एल भी ले सकते हो, कैपिटल एल और कैपिटल डी, याद रखना अच्छे से। चलो तो अभी हम समझते हैं, देखो यही नेमिंग हमको समझनी होती है। ये नेमिंग एक बार आपको समझ गई ना, सब आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा यूं झटके में। ये नेमिंग नहीं समझती हमको, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि अल्फा बीटा कैसे आता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि डी कैसे आता है, आगे चल के बताऊंगा प्लस माइनस कैसे आता है, और फिर ये कैसे आता है। नाम सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है, और एक टीचर अगर चाहे तो एक ही बारे में बताए तो कभी नहीं बता पाएगा, बिकॉज सब ये अल्फा का अलग तरीका है, डी कैसे आएगा अलग है, ये प्लस माइनस कैसे आएगा अलग है, ये तो डैश है, ये तो ऐसे लिखने का तरीका है, बस डैश है। ये जिसमें मैंने डैश किया, ये जहां जहां हाईलाइट किया, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोपाइरानोज क्यों आया, कहीं कहीं ग्लूकोफ्रक्टोनोज होगा, समझा कि नहीं? ऐसे तो यहाँ पे ऐसा बहुत सारे रहेंगे, चलो समझते हैं अभी अच्छे से। फ्रक्टोपाइरानोज रहेगा, फ्यूरान होगा, ठीक है, फ्यूरानोज भी हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे सब बताऊंगा, बस रुक जाओ। चलो तो स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्पाशियल अरेंजमेंट। वही कि मतलब OH को इधर रखो, H को इधर रखो, अरेंजमेंट क्या होंगे? डिफरेंट होगी, बाकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा, वो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके 2 सीरीज होती हैं, एक होता है D सीरीज, एक होती है L सीरीज। अब ये सीरीजेस में क्या समझो, सिर्फ ये ग्लूकोज के लिए ही आपका अवेलेबल है। देखो तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज मतलब कि इन द सेंस कि कार्बोहाइड्रेट के लिए अवेलेबल है, सैकराइड्स मोनो हो चाहे डाई हो, किसी कोई भी रहे तो सबके लिए अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे अगर देखो मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूं ग्लूकोज का, ऐसा स्ट्रक्चर मैं ग्लूकोज का बनाता हूं, तो यहां पे देखो जरा OH किस साइड है? नीचे वाला, नीचे से देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, नीचे से ऊपर, मतलब नीचे से पहले वाला, यानी 5वें नंबर का। 5वें नंबर में OH अगर इस साइड रहा तो आप कहोगे वो D शुगर है, और अगर 5वें नंबर का OH, ध्यान देना अच्छे से, इस साइड रहा तो आप कहोगे वो L शुगर है। तो D और L कैसे आया करेगा? समझ गया क्या आपको? समझ गया क्या आपको? यस माय डियर, ओके, चलो फाइनली, चलो ये तो समझा, ठीक है। चलो सोचो मतलब ये D कैसे समझा और L कैसे समझा, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म से आता है, और कोई टीचर अगर आपको बताए तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। चलो ये बात आपको याद रखनी है, मतलब कि D शुगर और ये L शुगर 2 तरीके हैं। अगर इस साइड OH रहेगा, सिंपल चिंदी है, नीचे का सेकंड वाला देखने का, अगर इस साइड रहा तो वो कौन सा L शुगर है, और अगर इस साइड रहा वो आपका D शुगर है, दैट्स इट। चलो गाइस, जो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो D शुगर होता है ना, D शुगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी दुनिया में मैमल्स हैं, यानी कि हम सब भी और एनिमल्स भी, सबके सबकी बॉडी में D शुगर होता है। D शुगर बायोलॉजिकल कंडीशन से अगर आप पढ़ते हो तो D शुगर जो होता है ये पूरी दुनिया के सारे एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, बिकॉज ये बहुत ही जल्दी एंजाइम से और बहुत ही जल्दी ये प्रोटीन से कैटलाइज हो जाता है, और बेस्ट हमें रिएक्शन देता है बॉडी के अंदर, और हमें इससे ज्यादा एनर्जी भी मिलती है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सुटेबल होता है फॉर द एनिमल्स, जबकि L शुगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है। तो गाइस एक बात तो आपके माइंड में बैठ चुकी है कि D और L कब आया करेगा। कभी भी D और L क्या लगाना है आपके नेमिंग के टाइम पे, तो बस ये देखना कि OH किस साइड है, और D और L आराम से लगा लोगे, ठीक है। चलो अब हम चेक करेंगे कि प्लस और माइनस कब लगाओगे।
उसके लिए हमें हमें यहाँ पे रोटेशनरी मोशन देखना पड़ेगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये देख के डरो मत क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये क्या होता है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है ये जान लो पहले। तो अगर मान लो कोई भी बीकर में आपके सामने शुगर सॉल्यूशन है और इसमें से अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकाल रहे हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मंझे कहाँ है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मंझे ये ऐसा कि स्ट्रेट, मतलब ऐसा आपका वर्टिकल स्ट्रेट आपकी लाइंस रहेंगी, मतलब जो लाइट रहेगी उनका परपेंडिकुलरिटी वर्टिकल और स्ट्रेट रहेगी ऐसे। और अगर ये इस आपके इस शुगर, चाहे आप यहाँ पे ग्लूकोज इस्तेमाल करो, चाहे फ्रक्टोज ले लो, कोई भी शुगर यहाँ पे ले लो, जब इसमें से आप पास कराओगे, कोई भी हो सकता है, वो गैलेक्टोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें जब आप इसमें पास कराओगे तो कुछ लाइट क्या होंगे, ऐसे राइट में बेंड होंगी और कुछ लाइट ऐसे लेफ्ट में बेंड हो जाएंगी। पहले तो थी सीधी, फिर बेंड हो जाएंगी। अगर जो राइट में बेंड होगी, ध्यान देना मेरी बातों को, ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। जो राइट में बेंड होगी उसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर, ठीक है, और जो लेफ्ट में बेंड होगा उसे हम कहेंगे लेवियो रोटेटरी शुगर। ये बात ध्यान रखो। और गाइस आपको एक बात अच्छी खुशखबरी दे दूं, आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और जो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल ये हमेशा लेवियो रोटेटरी होता है। ठीक है, चलो यहां पे ध्यान देना। अभी तक हमने कैपिटल डी कैपिटल एल के बारे में सीखा था कि कैपिटल डी कैपिटल एल कहां से लगाओगे, वो OH के इधर उधर किधर है OH, वो इस साइड है कि इस साइड है, इस साइड रहेगा तो डी लगाने का, इस साइड रहेगा तो एल लगाने का, ये हमने सीख लिया अच्छे से। बट अब वहां पे जो ये प्लस और माइनस था, ये नेमिंग में प्लस और ऐसा हम लोग नेमिंग करते हैं, अभी मैं करूंगा यार, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस कब लगाते हैं, तो गाइज ये जो प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस, ये देखो अगर कोई भी अपना शुगर, अगर मान लो अपने ग्लूकोज का नेमिंग कर रहे हो तो याद रखना पड़ेगा कि ग्लूकोज अपना डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर होता है, और अगर आप फ्रक्टोज का कर रहे हो तो आपको याद करना पड़ेगा कि फ्रक्टोज लेवियो रोटेटरी शुगर होता है, आपको ऐसा याद करना पड़ेगा। तो यहां पे गाइस देखो, अगर लेवियो अगर आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो आप प्लस यूज करोगे, और अगर आपका लेवियो रोटेटरी है तो आप माइनस यूज करोगे। ऐसे बहुत सारे शुगर है, अभी मैंने सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ही नाम बताया है, ऐसे बहुत सारे हैं कि जो लेवियो और रोटेटरी प्लस होते हैं। तो बस आपको कोई भी आएगा ना प्लस माइनस कैसे आ रहा है, ये कोई तरीका नहीं है, सीधी सी बात है कि जब कभी भी आप उस शुगर में से प्लेन पोलराइज लाइट को निकालते हो, अगर वो राइट में हुआ तो प्लस से शो करना है, और अगर वो लेफ्ट में गया तो उसको माइनस से शो करना है। आप चाहो तो स्मॉल डी स्मॉल एल से भी दिखा सकते हो, यानी कि आप चाहो तो यहाँ पे स्मॉल डी कैपिटल, तो ये दिखाएगा कि भाई कौन सी सीरीज का है, बट यहाँ पे स्मॉल डी दिखाएगा कि ये मतलब कि भैया अपना स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और स्मॉल एल मतलब कि वो अपना लेवियो रोटेटरी है। बट हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। स्मॉल डी स्मॉल एल आपके बुक में यूज नहीं किया है, पुरानी वाली बुक में यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो प्लस माइनस कैसे लिखोगे, समझ में आया क्या आपकी बातें, कैसे प्लस माइनस आता है, तो याद रखना पड़ेगा ग्लूकोज कौन सा रोटेटरी है, फ्रक्टोज कौन सा रोटेटरी है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, सब आपको जस्ट ये जनरल नॉलेज जैसा है कि कौन सा शुगर कौन सा रोटेटरी होता है। जब उसमें से आप शुगर सॉल्यूशन, उस शुगर के सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब निकालते हो, तो अगर राइट में, जैसे ग्लूकोज में तो भैया राइट हो जाता है, फ्रक्टोज में तो भैया आपका यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, जब हम लोग नामिंग इसका नेमिंग करेंगे ना तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। गाइस जस्ट ऐसे फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बता देता हूं कि जो गाइस ग्लूकोज होता है, तो ये डी ग्लूकोज, जो डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज मतलब कौन सा, वो डी सीरीज वाला ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूँ, डी सीरीज मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और जो ये था ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, जो ये स्मॉल ये प्लस माइनस वाला ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। और अगर जो डी सीरीज और ये जो अपना एल सीरीज है, ये अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। तो ये जो डी और एल होते हैं ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, और प्लस और माइनस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से मिलता है। तो याद रखना अच्छे से इन बातों को। ये अल्फा बीटा क्या है इसको तो मैं बताऊंगा, ये तो बहुत चिंदी है, एक झटके में आपको समझ जाएगा, ये भी OH से ही रिलेटेड है, बट जब रिंग बताऊंगा तब मैं इसको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ग्लूकोज के बारे में बता दूं कि ग्लूकोज में से जो डी ग्लूकोज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर मैं इस ग्लूकोज को नॉर्मल पानी में अगर घोलूं और अगर मैं इसको बॉइल्ड वाटर में घोलूं तो क्या डिफरेंस होगा, तो दोनों में ग्लूकोज है तो डेक्स्ट्रो ही दिखाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो इसकी होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब ऐसे जाएगी तो वो जाने के बाद क्या हो जाएगी, वो ऐसा राइट में ही रोटेट होगी। बट यहाँ पे अभी देखो आपको तो ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ये आपको पता तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल जो बनता है वो 112 डिग्री का बनता है नॉर्मल वाटर में, और बॉइल्ड वाटर में बनता है 19 डिग्री का। तो फिलहाल है तो दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर, डेक्स्ट्रो,
यानी कि वो प्लस वाला है, तो दोनों प्लस वाला, या स्मॉल डी भी आप कह सकते हो, स्मॉल डी भी आप कह सकते हो। कैपिटल डी बिल्कुल मत कहना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। यही कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होता है, कैपिटल डी स्मॉल डी में बहुत कंफ्यूजन होता है। उनको ये भूल जाता है कि कैपिटल डी मतलब डिस्ट्रो नहीं होता है। कैपिटल डी मतलब होता है कि वो OH की जो वैल्यू है वो किस साइड है, इस साइड है। और एल मतलब होता है कि जो अपना जो OH है वो इस साइड है, समझा कि नहीं, इस साइड है। ऐसा यहाँ पे सी रहेगा इस साइड, और ये सी इस साइड रहेगा, ऐसा। ये हम भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो कैपिटल डी कैपिटल है स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, और जो स्मॉल डी यहाँ पे जो, या फिर प्लस और प्लस आप कह सकते हो, ये प्लस दिखाता है कि किस साइड रोटेट हो रहा है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। दैट्स इट। तो यहाँ पे ये हमें पता चला कि अगर आप ग्लूकोज को किसी दूसरे वाटर में घोलोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, तो आपको अलग मॉलिक्यूल मिलेगा, मतलब अलग ही उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। और अगर आप दूसरे वाटर में रखोगे अलग प्रॉपर्टी बदल जाएगी। यानी कि ग्लूकोज एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में अपने स्ट्रक्चर को बदलते रहता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी उसकी बदलते रहती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दैट्स इट, इतना ही था। चलो, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो मैंने बता दिया वही यहाँ पे लिख के रखा है, आप चाहो तो इसे रीड कर लो फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़े बहुत फिर से मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिए, जिससे कि आपको पहला वीडियो ना देखना पड़े। तो ग्लूकोज, यह है ग्लूकोनिक एसिड, यह है सैकरिक एसिड, ये स्ट्रक्चर आपको याद कर लेने हैं। अभी के अभी आप इन्हें याद कर लो। गए जो यहाँ पे स्टार मार्क्स दिया हुआ है, ये शो कर रहा है कि ये जितने भी कार्बन है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट वाले कार्बन है, ये सारे के सारे कार्बन, ये सारे के सारे कार्बन कौन से हैं, असिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता ही चल गई होगी कि ये हमने लाइन से क्यों दिखाया है, क्योंकि हम तो इसके पहले अल्फा लिखते हैं, CHO बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड CH2OH, ऐसा लिखते हैं। तो और यहाँ पे ऐसा OH, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे OH। ओके, और इस साइड सारी चीजें H H H H, यहाँ पे बस OH लगा देना। ठीक है, मतलब जिस साइड OH रहेगा तो इधर उसके अपोजिट डायरेक्शन में OH लगाना है, मतलब H लगाना है। दैट्स इट। अगर यहाँ पे OH तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH तो यहाँ पे H। तो बस एक साइड का याद कर लो, OH H OH OH, ऐसे याद कर लो सबको। देखो वैसा ये सबका याद कर लो, सब अपने आप याद हो जाएगा। और अगर देखो तो यही C जो है ना, ये C है, इस C को मैं लाइन से दिखाऊं, अगर तो ये C को लाइन से दिखाऊं, जो ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट शो करता है कि वो कार्बन है। ठीक है, तो ऐसे वाले फॉर्मूले को हम फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या कहते हैं, फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये आपने 11th में सीखा था, बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो, तो ये आपको अच्छे से समझ चुका है भाई। चलो, अब डायरेक्टली हम यहाँ पे आते हैं, ये वाले पॉइंट में अभी हम लोग आते हैं, सीधा हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे बहुत सारी चीजें। चलो भैया, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, और ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो, तो ये नेमिंग कैसे आई, मैं आपको ये समझाना, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, और कुछ ज्यादा कुछ इसका एम नहीं है। यहाँ पे OH किस साइड है, इस साइड है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, D आएगा। यहाँ पे प्लस कैसे आया, ये मेरे से मत पूछना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मे बी जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। कैसा होता है ये, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसा होता है ये, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसके लिए यहाँ पे प्लस आया, मतलब ये राइट साइड में डेविएट हो जाता है लाइन में से, इसके लिए यहाँ पे प्लस आया है। ठीक है, चलो, अभी सेम ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर देखो इस स्ट्रक्चर को, ये शुगर को मैं लूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड के ये वाले स्ट्रक्चर वाले शुगर को लूंगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी पता है ना, ये वाले अगर स्ट्रक्चर को लेता हूं मैं, और शुगर सॉल्यूशन में अगर मैं डालता हूं, यहां से फ्लो एंड पोलराइज्ड लाइट को निकालूंगा, तो यहाँ पे ऐसा रोटेशन आता है कि राइट साइड में जाएगा। और अगर वहीं पे इस OH को मैं इस साइड कर दूं, यहां पे कर दूं, और फिर इसको शुगर बनाऊं, और यहां पे, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर भाई सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चर अलग है। यही तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो जब यहां से करूंगा तो इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट में रोटेट होगा। तो लेफ्ट में रोटेट होगा तो यहाँ पे क्या आता है, लेफ्ट वाले के लिए माइनस आता है। अब कंफ्यूज हो जाओगे कि लेफ्ट मतलब L लिखा है ना, ऐसा नहीं है। L मतलब तो वो L सीरीज का है, जो मैंने आपको बताया था, L मतलब तो L सीरीज का है। वो कहां से मिलेगा, ये OH से। OH इस साइड है ना, इसलिए L आया। इधर OH किस साइड है, इस साइड है ना, इसके लिए यहाँ पे क्या आया, D आया। ये प्लस माइनस किधर से आया वो शो करना है। तो प्लस माइनस तो आपको ये पता होना चाहिए, प्लस और माइनस अपने आप आएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक कंडीशन है कि अगर आप इस साइड रखोगे OH को तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है, अगर OH को इस साइड रखते हो तो यहाँ पे प्लस आता है। ये कोई आपको दुनिया में नहीं बता सकता कि प्लस माइनस कैसे आया। जो मैं बता रहा हूं यही तरीका आपको याद रखना है। अगर R उस साइड है तो प्लस, अगर अपना मतलब कि जो यहाँ पे ये ऑप्टिकल एक्टिविटी राइट में है तो प्लस, लेफ्ट में है तो माइनस। बट ये जो कैपिटल D कैपिटल L है वो प्लस माइनस को शो नहीं करता, वो लेफ्ट राइट नहीं है, वो D सीरीज है और L सीरीज है वो। ठीक है, मतलब कि जो शो करता है कि OH इस साइड है और ये शो करता है कि जो अपना OH इस साइड है, ऐसा वो रिप्रेजेंट करता है।
समझा? जस्ट डी और एल जो होती है नेमिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जस्ट नाम। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, मतलब कि जो डी और जो आपका एल है ये नहीं है कि ये डेक्स्ट्रो और ये लेवियो, ऐसा नहीं है। ये डी सीरीज में आता है और ये एल सीरीज में आता है, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। समझा कि नहीं? 3 टाइप के आइसोमेरिज्म बताया था ना यार आपकी बुक में, यही चीज तो नहीं बताया है, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये क्या है, ये डी और एल सीरीज में आते हैं। ठीक है, अगर OH इस साइड रहेगा ना, अगर OH इस साइड रहेगा ना तो आपको यहाँ पे डी लेने का। अगर OH इस साइड रहेगा, सेकंड वाला नीचे से सेकंड वाला, नीचे से सेकंड वाला OH अगर इस साइड रहेगा तो यहाँ पे एल लेने का। फिर ये प्लस माइनस कैसे लेने का, तो प्लस माइनस ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लिसरॉल्डिहाइड अगर ये वाले स्ट्रक्चर में शुगर में से प्लेन पोलराइज लाइट को निकालूंगा तो ये डेविएट हो जाएंगी प्लेन पोलराइज लाइट राइट में, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आता है। अभी तो प्रैक्टिकल का है पूरा, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस डालूंगा, मतलब माइनस कैसे आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये लेफ्ट में डेविएट होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे डीएल कॉन्फ़िगरेशन एक का और दिखा देता हूं। ग्लिसरॉल्डिहाइड इस साइड वाला OH है और इस साइड वाले OH के लिए यहाँ पे प्लस आता है, ये पता है ना, अभी अभी हमने देखा। इस साइड वाले OH के लिए अपना जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो कैसी होती है, राइट में होती है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, राइट में OH आ गया और ये क्या है, डी है, तो डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। बट व्हाट अबाउट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए तो मैंने आपको बता दिया है ना, ग्लूकोज के लिए तो मैंने बता दिया है, ग्लूकोज चाहे कुछ भी रहे वो प्लस ही बनाता है, ग्लूकोज हमेशा प्लस बनाता है, ये बात आपको समझ के रखना है। क्योंकि ये कैसा है, क्योंकि ग्लूकोज कैसा होता है, क्योंकि ग्लूकोज हमेशा राइट साइड में रोटेट होता है। जब आप प्लेन पोलराइज लाइट उसमें से निकालोगे तो इसलिए वहां पे प्लस आएगा, हमेशा प्लस आएगा। ये डी कैसे आया, बिकॉज OH नीचे से सेकंड नंबर वाला नहीं, 5वें नंबर का OH इस साइड है। समझा? अगर यही 5वें नंबर का OH अपना इस साइड होता, वो भी तो स्ट्रक्चर ही होगा ना, वो भी तो स्ट्रक्चर ही होगा ना। अगर इस साइड होता तो यहाँ पे L आ जाता और कुछ बदलता नहीं, यहाँ पे बस D की जगह में L आता। समझा? और मे भी ऐसा भी कुछ हो सकता है, मे भी ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अगर यहाँ पे L आया और फिर इस वाले शुगर से अगर हमने पास कराया प्लेन पोलराइज लाइट को, तो मे भी वो ऐसा इस साइड में, ऐसा मतलब लेफ्ट में रोटेट हो जाए, तो फिर यहाँ पे आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो ये तो आपको याद करना पड़ता है कि भाई, क्योंकि हमारे पास तो शुगर और ग्लास तो है नहीं, ना ही अपने पास ग्लूकोज अवेलेबल है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना कि हाँ, जब ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज में, तो एक चीज कॉमन बताता हूँ आपको, ग्लूकोज में हमेशा प्लस आता है और फ्रक्टोज में हमेशा माइनस, ज्यादातर आपको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि फ्रक्टोज लेवियो रोटेटरी है और ग्लूकोज आपका प्लस रोटेटरी, यानी कि आपका यहाँ पे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, डेक्स्ट्रो बोला तो कैपिटल डी यूज करने का, ऐसा नहीं है। कैपिटल डी तो भैया OH के पोजीशन की वजह से आता है, OH इस साइड है तो यहाँ पे डी आएगा, अगर OH इस साइड रहते तो यहाँ पे L आता, OH अगर इस साइड रहते तो यहाँ पे L आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ के रखना था, यही चीजें पूरी आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पूरा इस टॉपिक में पका के रखी है, और ये मैंने आपको चिंदी से बता दिया। 2 से 3 बार रिवाइज करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक समझेगा। ठीक है, चलो अब हमको सीखना है भैया ये फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में। ये फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बहुत दिमाग खराब करता है, ये कैसे क्रिएट होता है ये हमको भी जानना है। ठीक है, ये फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमको इसके बारे में सीखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं, ये कैसे क्रिएट हुआ। मतलब देखो, अब हमको सीखना है 2 फॉर्मूले, एक है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और एक है हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इन दोनों के बारे में हम सीखेंगे। तो ये है अपना ओरिजिनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये आपका ओरिजिनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब हमको इससे 2 फॉर्मूले बनाने हैं, मतलब 2 स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, 2 स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ये अल्फा और बीटा कहां से है अभी भी आपको मैंने नहीं बताया है, मैं बताऊंगा, कब बताऊंगा आपको समझेगा, रुक जाओ बस, थोड़ा सा वेट करो बस। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। बाकी तो डी प्लस कैसे आया समझ गया ना, ये प्लस के लिए बस आपको स्पेसिफिक याद करना पड़ेगा कि ग्लूकोज में प्लस ही आता है, क्योंकि वो अपना राइट में जो अपनी प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो राइट में डेविएट होती है, आपको वो इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट में डेविएट होती है तो ग्लूकोज में हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनता है, इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी उसकी प्लस है यहाँ पे, इसलिए आया। और डी जो कैपिटल डी है डी सीरीज में आता है, क्योंकि यहाँ पे OH इस साइड है, इसके लिए डी सीरीज में है। ठीक है, अगर इस साइड OH रहता तो LL लगा देते, उसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो अभी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमको ग्लूकोज का बनाना है। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कैसे दोनों आए ये हमको सीखना है। तो चलो मैं सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। ये रहा O और ये रहा H, यहां पे कितने हैं? 4 कार्बन है, 4 कार्बन, ये बन गया CH2OH, दैट्स इट। यहाँ पे क्या आएगा? OH, यहाँ पे क्या आएगा आपको ध्यान रखना है, ये OH है, यहाँ पे क्या आएगा? H आता है और यहाँ पे OH आता है। इसके अपोजिट में भी सब डाल दो, ये H रहेगा, ये OH रहेगा, ये यहाँ पे H रहेगा, ये यहाँ पे H रहेगा।
चलो अब इससे मैं सबसे पहले मैं इसमें से सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनाता हूं। मैं कौन सा बनाता हूं? मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है, ये वाला बना रहा हूं। ओके, ये वाला ध्यान से देखना कैसे आएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान, जितना बताऊंगा उतना ध्यान रखना। कभी भी एक बात, मेरी बात सुन लो अच्छे से। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका, मतलब कि देखो ये तो सीधा हम लोग जब से बनाते आ रहे हैं, हमारी बॉडी में, एनिमल बॉडीज में ऐसा नहीं होता है। ये अपनी बॉडी में राउंड राउंड रहता है, गोल गोल, मतलब रिंग के फॉर्म में रहता है, रिंग के फॉर्म में। तो फिशर ने ट्राई किया कि मैं रिंग जैसा बनाऊंगा। फिशर ने, जो एक फिशर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्राई किया कि मैं ग्लूकोज को रिंग जैसा बनाऊंगा, क्योंकि हम तो जब से ऐसा बनाते आ रहे हैं, सीधा सीधा सिंपल सा, बट अपनी बॉडी में जब डिस्कवरी हुई तो ऐसा नहीं, गोल गोल ऐसा सर्कल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे पहले से चौथा और पांचवें को आपको अटैक करना पड़ता है, अटैक करना है किसका? ये सी वाले कार्बन के पास जो भी रहेगा उसका। ये पहले कार्बन का अटैक चौथे या तो पांचवें में करना है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। फिलहाल फिशर ने हर वक्त पांचवें से अटैक कराया है, तो ध्यान दो, ये दोनों यहां पे दिया हुआ है, ये मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, ध्यान दो क्या होगा, मैं इसको भी मिटा दूंगा यहां पे, और मिटाने के बाद ध्यान से देखना क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर पे रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। ओके, चलो अब पांचवें नंबर में आ जाओ। ये कैसा होता है? ऑक्सीजन माइनस, और ये कैसा होता है? प्लस होता है। ओके, चलो जब ये प्लस होगा तो इन दोनों में ये ऑक्सीजन, ध्यान दो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीजन में और ये हाइड्रोजन में, दोनों में अट्रैक्शन होगा। दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। और ध्यान देना ये क्या बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाएंगे OH मॉलिक्यूल। क्या क्रिएट करेंगे ये लोग? ध्यान दो, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं जिससे कि आपको सब समझेगा, ठीक है। ये क्या बनाएंगे? O, और यहां का जो ये H है, ये यहां का H है जो ये उठ के इसके पास जाएगा, तो ये बन जाएगा OH। और ये H को मैं इस साइड लिख सकता हूं ना, यस लिख देता हूं मैं। और लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तो खाली रहेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन तो खाली रहेगा ना। ओके, खाली रहने दो। अब यहाँ पे C लगाओ, नीचे भी C लगाओ, नीचे भी C लगाओ, नीचे भी C लगाओ, नीचे भी C लगाओ। जिस तरीके से बता रहा हूं वो तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, सो प्लीज इसको अच्छे से समझना। बाकी सब भर दूंगा, ये भी यहाँ पे डाल दूंगा, ये भी यहाँ पे डाल दूंगा, ये भी यहाँ पे डाल दूंगा। आती है बात इसकी, H तो चला गया O के साथ, H चला गया O के साथ, और यहाँ पे जो O माइनस बचा था और ये इलेक्ट्रॉन बचा था, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक कार्बन के पास है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन खुद का लेके रखा है, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा? ये बड़ा बॉन्ड तो मैं कितना ही बड़ा खींच सकता हूं ना, देखो बड़ा खींच दिया ना, उसमें क्या है, मेरी मर्जी में भी छोटे छोटे बना रहा हूं थोड़ी, इसका मतलब मैं बड़ा नहीं बना सकता हूं, तो मैं बना सकता हूं। और एक इलेक्ट्रॉन इसका, अगर मान लो O बॉन्ड H ऐसा है, इसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना, तो ये ऑक्सीजन वाला एक और एक कार्बन वाला भी एक, ये ऐसा बन जाएगा। देखो आपको इस तरीके से, ये भी एक रिंग जैसा दिखता है। तो फिशर ने बोला कि ऐसा होता है रिंग जैसा, बॉडी के अंदर ऐसा होता है, समझा? तो ये रिंग जैसा बन गया। ये देखो क्या है, देखो यही क्या है, ये ध्यान से देख लो अच्छे से। ये क्या, मैं कार्बन के नंबर डाल देता हूं, देखो कार्बन के नंबर डालूंगा, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा कार्बन। ये पहला था ना, देखो पहला ये ना, पहला ही देखो ऐसा बन गया ना। अब देखो बनने के बाद आपको इल्यूजन लगता होगा, कैसे क्रिएट हो गया ये, बनने के बाद ना आपको इल्यूजन लग रहा होगा, वो होता है, होता है, क्योंकि इसीलिए तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखो कि H गया O के साथ, ये यहां पे आ गया, ये H को मैंने साइड में रख दिया, और ये O को मैंने यहां पे, जो O को मैंने इस कार्बन के बॉन्ड से अट्रैक्ट कर दिया, बस दैट्स इट, इतना ही किया है, ठीक है। तो गाइस समझा क्या हमने क्या सीखा? हमने देखा कि यहां पे क्या था, डबल बॉन्ड था, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहां पे डबल बॉन्ड थे, हमने इसको ब्रेक किया था, हमने इसको क्या किया था, ब्रेक किया था जस्ट, ठीक है, ऐसा हमने लिखा था। अब देखो मैं इसे लिखने का, अब देखो मैं ये वाला बनाऊंगा, ये वाला बनाऊंगा, देखो जस्ट सिर्फ लिखने का नजरिया है, इधर O रखा है ना, अब इस O को मैं इस साइड लिख देता हूं, मेरी मर्जी में इस साइड लिख देता हूं। अब देखो सिर्फ लिखने के नजरिए से कितना बड़ा चेंज आएगा, ध्यान दो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो C है और इस साइड में O करता हूं, और ये H को इस साइड करता हूं, और ये C, ये C, ये C और ये C, 4 हो गए, और ये CH2OH, बाकी सब सेम रखना है। OH को भी ऐसे ही रखो, ये OH को भी ऐसे रखो, इधर H रखो, इधर OH रखो, इधर H डालो, इधर OH डालो, बाकी सब सेम करो यार, सेम करना है, दैट्स इट। अब देखो क्या करोगे, अब इधर से ब्रेक करो, इसको इधर से ब्रेक करो, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, इधर से ब्रेक करो, और यहाँ पे क्या, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। तो ये H को कहां लेके जाओगे, ये H को आप लोग, इस H को कहां लेके जाओगे, ऐसा बना रहा हूं मैं इस साइड, ठीक है, अभी उस स्ट्रक्चर को इस साइड बना रहा हूं, जगह नहीं ना अपने पास इसके लिए, तो इस स्ट्रक्चर को इस साइड बना रहा हूं मैं, ध्यान देना। तो ये H को मैं जब इधर लेके जाऊंगा O के पास, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान देना अच्छे से, O के पास लेके जाऊंगा तो इस साइड आके ये OH बन जाएगा,
और ये H को नीचे थोड़ा कर देता हूं, यहाँ पे H बन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन वाला तो खाली रहेगा ना, क्योंकि ये H तो इसके पास चला गया ना, ये इलेक्ट्रॉन से बना दिया OH। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली है, चलो बना देते पहले पूरा, चार के चारों कार्बन भर दो यहाँ पे, ये बन गया OH। चलो, और ये क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ऑक्सीजन रहेगा, अभी इसको छोड़ो बाद में बनाता हूँ। और ये H, ये इसको पहले लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, ये H और ये आपका OH और ये आपका H, ये आपका H। चलो, अब यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये ऑक्सीजन, इस तरीके से ये O बन गया, दैट्स इट। ये भी वैसे दिख रहा है, देखो समझा ना, बस डिफरेंस क्या है, इनको देखना, एक में OH इस साइड है, एक में H इस साइड है, और दूसरे में OH इस साइड है और H इस साइड है। यही है फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कैसे बना ये तो समझ गया ना। पहले देखो ये वाला मैंने बनाया, इससे मैंने ये बनाया, जस्ट किया क्या है जानते हो ना, क्या किया है, ये जो यहाँ पे इस CHO को आप ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, तो ये H यहां से जाएगा इसके पास, तो ये इस साइड रहेगा, देखो OH। और अगर यही H को आप ऐसा लिखते हो, ऐसा लिखते हो, तो ये H जाएगा इसके पास, तो इस साइड OH बन जाएगा, इधर O तो इधर OH, जिधर O रखोगे उधर OH बन जाएगा। यही बुक में आपके नहीं दिखाया है, और मैंने इस चीज को डीप में आपको करके दिखा दिया यहाँ पे, समझ गया। तो ये पहला वाला है, ये पहला वाला है, यहाँ पे आपको देखो करके दिखाया है, और ये देखो ये दूसरा वाला है, देखो यहाँ पे करके दिखाया है। जस्ट आपको इस O के पोजीशन को चेंज करना है, अगर O इस साइड रहेगा तो OH इस साइड आएगा, अगर देखो O इस साइड रहेगा तो OH इधर आएगा, बस। और यहाँ पे तो ऐसे ही बना के दिखा दे। बुक वाले को लगता है कि बच्चे सब समझ जाते हैं, उनको क्या पता कि बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं, उनके पास ट्यूशंस नहीं होता है, फिर भी चलो क्या समझ रहे, आपने करना ही क्या है। अगर बुक वाला और इजी बनाता तो उसको क्या जाती थी, उसकी कुछ हो जाता क्या, उसको नहीं होता ना, उनको जस्ट प्रिंट करना है, थोड़ी सी मोटी बुक और होती है, उसमें से क्या है डिटेल में लिखना चाहिए ना उनको, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, पता नहीं क्या उनको जाता है, थोड़ा सा लिखने में क्या हो जाएगा उन्हें, आई डोंट नो व्हाई। तो जस्ट इस C डबल बॉन्ड O का कमाल है, इधर उधर रख दोगे पूरा कमाल बन जाता है, एक झटके में आंसर आ जाता है, ठीक है। मतलब यार बुक वाले जानबूझ के हार्ड बनाते हैं, अगर वो सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे ना सब अपने आप बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझा फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ओके माय डियर, अच्छी बात है, समझ गया आपको। चलो गाइस, अब आपको एक बात समझानी है, फिशर ने क्या हमको पागल बनाया कि देखो ये रिंग जैसा है, क्योंकि हमारे एनिमल में रिंग जैसा ही होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो शुगर होता है, तो रिंग जैसा दिख रहा है, रिंग यही है, ऐसे उन्होंने बता दिया। आपको लग रहा होगा ये अल्फा और ये बीटा कहां से आया, ये आपको लग रहा होगा, अभी भी आपके दिमाग में है, मैं जानता हूं, अल्फा बीटा बताऊंगा, बस थोड़ा सा रुक जाओ ना थोड़ा सा, बाकी ये डी वगैरह तो समझे ना, डी प्लस कैसे आया, डी प्लस ग्लूकोज कैसे आया, तो समझा ही रहेगा। चलो अब बताता हूं मैं गाइस कि कैसे आप यहां पे देखो, ये फिशर का समझ गया आपको, फिशर ने बोला कि इस तरीके से रिंग होता है, बट इसके बाद आते हैं हैवॉर्थ, और इन्होंने अभी प्रोजेक्शन का फॉर्मूला दिया। पहले फिशर ने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला दिया, कैसे OH प्रोजेक्ट होता है, कैसे H प्रोजेक्ट होता है, कैसे ये ऑक्सीजन बनता है यहाँ पे, ये सब ने फिशर ने बताया। अब हैवॉर्थ बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होता रिंग, ये आप पागल बना रहे हो, रिंग जैसे रियल में मैं बताऊंगा रिंग कैसे होता है, ऐसी रियल रिंग होती है, ऐसे रियल रिंग होता है, ऐसे होता है रिंग का स्ट्रक्चर, और हैवॉर्थ ने कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। देखो चलो मैं आपको इसका रिंग का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बना के रखा है अच्छे से। हैवॉर्थ की कंडीशन में एक कंडीशन अप्लाइड है। हैवॉर्थ ने क्या बताया कि ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा कार्बन, ये आपका छठवां कार्बन है, लास्ट वाला, ठीक है। तो कभी भी जो ये अभी देखो फिशर में भी ये C से ही अटैक हो रहा था, ये C अटैक कर रहा था 5वें नंबर में, बट हैवॉर्थ ने बताया कि ये जो C के सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये चौथे में भी अटैक कर सकते हैं और 5वें में भी अटैक कर सकते हैं, तभी जाके ऐसा मुड़ जाएगा, मतलब समझ, ऐसा सीधा खड़ा हुआ ऐसा मुड़ जाएगा, तभी तो रिंग बनेगी ना। तो मुड़ने के लिए ये जो C है, ये C समझ लो हेड है, तो ये हेड या तो चौथे नंबर में आके टच करेगी, या तो अपना जो ये हेड है ये 5वें नंबर में आके टच करेगा और रिंग बन जाएगा ऐसे। ये कैसे बनेगा चलो सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो तो पहली कंडीशन अगर 5वें में होता है तो क्या होगा, अगर 5वें में ऐड हुआ, मतलब 5वें में OH के साथ अगर ये C बॉन्डिंग किया तो, मतलब 5वें के OH के साथ C ने बॉन्डिंग किया तो, ये तो फिक्स है कि ये डी ग्लूकोज है, तो ये आपको पता है, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूं अच्छे से, और सारी चीजें आपको समझ के रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को आपको समझ के रखना है और अच्छे तरीके से आप पूरे के पूरे कंडीशंस को समझ भी जाओगे, ठीक है। मैं पहला बनाता हूं, रिंग बनाता हूं, पहला कार्बन के नंबर को याद रखना अच्छे से। मैं पहला रिंग क्रिएट करता हूं यहाँ पे, ठीक है, C डबल बॉन्ड H, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये रहा पांचवा, ये रहा छठा कार्बन जो कि CH2OH है, और पांचवा कार्बन क्यों इस कार्बन के साथ दे रहा हूं, ये पहले कार्बन के साथ पांचवें कार्बन को लाना है ना, ये पहला, अब देखो सर मैं तो दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन, पांचवें कार्बन के OH को पहले से अटैच करना, इसलिए मैं 6 वाले को ऊपर कर दिया और पांचवें को पहले के साथ ला दिया, और यहाँ पे OH है। अब ऐसे बनाऊंगा ना मैं, समझा कि नहीं अच्छे से। चलो
अब ये दूसरे कार्बन में ये OH, ये H, ये OH, ये कैसे आएंगे? तो कभी भी याद रखना, जो लेफ्ट साइड में होते हैं, लेफ्ट वाले, इधर वाले, ये सब के सब नीचे लिखने का और उधर वाले को ऊपर लिखने का। ठीक है, तो देखो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो OH आएगा, सेकंड कार्बन में देखो OH किस साइड है, लेफ्ट में, नीचे आएगा, और बाकी ऊपर OH, ऊपर H चला जाएगा, नीचे H है, ऊपर OH, यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे OH है, ऊपर H चला जाएगा। समझा ना? मतलब इस साइड वालों को नीचे लिखने का, नीचे लिख देने का, और बाकी को ऊपर लिख देने का। ठीक है, इतना सा आपको काम करना है। और ये आपका जो यहाँ पे ये C है, ये वाला नीचे H आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है, ये जो H है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंडीशंस आपको ये सारी चीजें समझ के रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ध्यान दो, एकदम अच्छे से आपको समझना है। ये जो H है, ये जो H है, और ये एक बॉन्ड ये O है, ये H घूम के जैसे वहां पे हो रहा था वैसे यहाँ पे होगा, ये घूम के यहाँ पे आएगा और ये OH बना देगा, नीचे यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। समझा? और यहाँ से एक ये जो O है, ये जो O है, ये बॉन्डिंग कर देगा। देखो कैसे बनाएगा, देखो आपको ये दिख रहा होगा, ऐसे कुछ बना देगा, दैट्स इट, ये ही बनेगा। देखो मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ, चलो यार, चलो मान लो करके दिखा देता हूँ। देखो तो ये पहला C है, देन ये C अगेन, देन ये C अगेन, देन ये C अगेन, देन ये C, और ये ऊपर वाला C, CH2OH, तो ये तो छठवां नंबर कार्बन जाएगा ही। और यहाँ पे क्या है, ये O है, और ये O अटैच होगा, और जो H था उसका OH में आ गया, और जो H है ये ऊपर चला गया, ये वाला H ऊपर चला गया, और जो ये इसका H है ये नीचे आके O के साथ मिलके OH बना दिया, और यहाँ पे एक बॉन्डिंग हो जाएगी। समझा अच्छे से? और बाकी का सारा मटेरियल सेम सेम लिख डालो, बाकी का सारा मटेरियल सेम सेम लिख डालो, बाकी का सारा मटेरियल सेम सेम लिख डालो, यहाँ पे H डाल दो। समझा कि नहीं अच्छे से? कार्बन नंबर डाल दो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। पांचवें कार्बन ने पहले कार्बन से अटैच किया, देखो यहाँ पे पांचवें कार्बन ने पहले कार्बन से अटैचमेंट किया है। समझा? इसका नाम क्या है जानते हो ना? इसका नाम क्या होगा, ये स्ट्रक्चर से नाम बताने का, ये स्ट्रक्चर से। इधर क्या है, D है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, D डैश। ग्लूकोज कैसा होता है, प्लस होता है, यहाँ पे क्या आएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ऐसा नाम इसका आ जाएगा। ओके, ये आपको समझा रहेगा ना। अब बताऊंगा कि अल्फा बीटा कैसे आता है। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से, अब बताऊंगा। ये रिंग बनने के बाद अगर ये OH नीचे की तरफ है, अगर ये OH नीचे की तरफ है तो आपका यहां पे अल्फा आएगा, और अगर ये OH ऊपर रहता, ऊपर यहां पे OH और नीचे H रहता, तो ये होता आपका बीटा। समझ में आया कि नहीं अच्छे से? मतलब अगर नीचे OH तो अल्फा, ऊपर OH तो बीटा, बस यही चीज आपको याद रखनी है और कुछ नहीं है। तो नीचे OH है तो यहाँ पे अल्फा लगा दिया, पहले कार्बन में OH नीचे रहेगा तो अल्फा लगाने का, नहीं तो बीटा लगाने का, सिंपल सी बात है। अब ये कैसे नीचे OH आएगा, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये C की वैल्यू O नीचे की तरफ झुका रहेगा तो ये H घूम के नीचे ही आएगा। ये सब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। ऑप्टिकल आइसोमेरिटी है इसकी, मतलब किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर दिखता है वो दिखने के ऊपर है। तो अगर O नीचे दिख रहा है तो हमेशा OH नीचे ही बनेगा, मतलब वो अल्फा है। अगर OH ऊपर दिख रहा है तो बीटा आएगा। अब आप समझ चुके हो ना, आपको आप ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। कहीं भी बीटा कब आएगा, जब OH ऊपर दिखेगा, और कभी भी अल्फा कब लगाओगे, जब OH नीचे दिखेगा। अब कोई भी स्ट्रक्चर आपको आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तरीका बता दिया है। तो किस तरीके से गाइस आप ये बनाओगे तो आपको समझ चुका है ना। चलो अब अगर मान लो यही अल्फा चौथे नंबर में अटैच करेगा तो क्या होगा, तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, पहला कार्बन इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चौथे का OH को पहले से अटैच करना है। इसके लिए चौथे का OH पहले के पास लेके आया मैं, और बाकी ये जो पांचवा नंबर है, पांचवा और छठा, इसको ऊपर कर दिया। समझ रहा है कि नहीं समझना मैं क्या बोल रहा हूं? पहला लिखा, रिंग जैसा लिखना यार, पहले को इधर लिखो ना, इधर लिखो ना पहले को। ठीक है, पहला लिखा, फिर देखो ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और चौथे का OH चाहिए पहले के पास, इसलिए पहले के पास लिख दिया, और बाकी पांचवा और छठवा ऊपर गया। समझ गया कि नहीं? ऐसा आपको जाना है ना। नेक्स्ट अभी आपको बताता हूं, यहां पे नेक्स्ट आपको मैं अच्छे से बताता हूं कि जो ये H है, ये H है, ये H अब क्या होगा, वापस से O के पास आएगा और ये OH बना देगा, और एक ये O C के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। दैट्स इट। समझा कि नहीं कैसे बॉन्डिंग करेगा? वो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन O के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा और बॉन्डिंग कर लेगा। इतनी तो बात आपको आती रहेगी। अब OH नीचे है मतलब अल्फा, ग्लूकोज हमेशा D बनाता है। आप यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हो, प्लस कैसे लिखोगे पता है, यहाँ पे प्लस लिखना भूलना मत, यहाँ प्लस आप लिखना पड़ेगा, आपको प्लस लिख देना। ठीक है, और ये ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोपाइरानोज क्या है मैं आपको समझाऊंगा ये क्या चीज है, ये कौन सी चीजें मैं बला है मैं बताऊंगा, बट आपको ये स्ट्रक्चर दिख गया, ये स्ट्रक्चर समझा क्या कैसे आया? दैट्स इट। ऐसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे आपको बनाना है, यही आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है,
चलो, तो ये आपको समझ में आना चाहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो, अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं कि कैसे आप इसका स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो, तो ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से। डायरेक्टली रिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, वही था हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, यही होता है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज के दोनों स्ट्रक्चर हैं। अगर ग्लूकोज का 5वें नंबर में अटैक करता है तो ये मोस्टली ज्यादातर 5वें नंबर का ही आपको मिलेगा, चौथे का कभी जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर चौथे में कर रहा है, 5वें में कर रहा है, तो 5वें वाला ज्यादा मिलेगा आपको। और यही स्ट्रक्चर बनाने में बोला जाता है, बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर बनाओ। ऐसे यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज दोनों सेम है, दोनों सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको बस ये पहले वाले का फोकस करना है, ये डी वाले को फोकस नहीं करना है, ठीक है। इतना याद रखो अच्छे से, ठीक है। तो ये अल्फा डी, ये भी आपको बुक में बताया नहीं कि कौन से अटैच किया है, मैंने यहाँ पे बताया है आपको, बस वहां पे भी उसने स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, ठीक है। तो 5वें नंबर में अटैच ज्यादातर आपको करना है, और 5वें का स्ट्रक्चर ही आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। चलो, कैसे आप ये 5वें का स्ट्रक्चर एक ही बार में लिख सकते हो, ये आपको बताता हूं मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे तो फिलहाल H है ना, यहाँ पे फिलहाल क्या है, H है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है आपका OH है, ये भी आपका OH, यहाँ पे डालो H, यहाँ पे डालो, ये तो पूरा H है ना, यहाँ पे OH और ये H और ये H, ठीक है। अब देखो, इससे यही स्ट्रक्चर को आप रिंग में कैसे बनाओगे, क्योंकि रिंग जो हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये मोस्ट सेटिस्फाइड मतलब जो आपका रिजल्ट है माना जाता है, मोस्ट सेटिस्फाइड रिजल्ट माना जाता है। चलो, कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सबसे पहले C लिख लो ऐसा यहाँ पे, फिर ये ऐसा, फिर ये यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे आके ऐसा ऑक्सीजन के साथ ऐसा अटैच कर दो। सबसे पहला ये बना सकते हो, इतना तो कर सकते हो ना, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा तो कर सकते हो ना, ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये करने के बाद नीचे OH डाल दो, ऊपर H डाल दो। ये ग्लूकोज का बना रहा हूं मैं, एग्जाम में पूछेगा, प्रिपेयर ड्रॉ हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ऐसा बोलेगा, तो आपको ये कैसे बनाओगे ये बता रहा हूं, इससे कैसे ये बनाओगे, ये तो नॉर्मल वाला है। और अगर फिशर बोलेगा ना, तो क्या करने का, यहाँ पे ये लाइन बना देने का, ये C भी गायब करके सब में लाइन बना देने का, दैट्स इट और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे करने का, आप देखो जितने भी ये इस साइड लिखा हुआ है ना, इन सबको नीचे लिखना है, नीचे। तो पहले में क्या है, पहले में OH है, दूसरे में क्या है, इधर H है, तीसरे में क्या है, इधर OH है, चौथे में क्या है, इधर पे, चौथे में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे आपको दिख जाएगा OH है, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। फिर ये ऊपर वाले में, ये लास्ट का बच गया ना छठवा, छठवे को ऊपर छाप देने का, ये OH यहाँ पे नीचे लिख देने का, दैट्स इट। अब ऊपर वाले में क्या है, यहाँ पे अब उल्टा होता है ना, नीचे OH तो ऊपर H, नीचे H तो ऊपर OH, नीचे OH तो ऊपर H, बन गया स्ट्रक्चर। ये आपका पूरा ग्लूकोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। नेमिंग किसी ने पूछा, क्या बताओगे, नेमिंग, नीचे OH है ना, मतलब अल्फा, और यहाँ पे H कौन सा है, ये किस साइड है, इस साइड है, ज्यादातर इस साइड ही रहता है। अगर आपको सीखना भी है तो मैं आपको बता देता हूं, देखो पहला कार्बन ये होता है, दूसरा कार्बन ये होता है, तीसरा कार्बन ये होता है, चौथा ये होता है, पांचवा ये, छठा ये होता है। तो 5वें कार्बन में OH अगर इस साइड है, इसका मतलब इधर OH नीचे आएगा, समझा क्या। अगर OH इस साइड होता तो ये OH को हमको इधर बनाना पड़ता, बट हम ऐसा नहीं किए, हम हमेशा OH को नीचे बनाए हैं। समझ गया कि नहीं 5वें नंबर वाले का, समझा कि नहीं अच्छे से। ये एग्जैक्टली यहाँ पे H है, फिलहाल ये H है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये एग्जैक्टली यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा। क्यों, OH किधर गया आप बोलोगे, तो OH तो ये O बनाने में चला गया था ना, OH उधर चला गया था ना, तो यहाँ पे नीचे H ही बचेगा ना, समझा कि नहीं, ये H बचेगा, ठीक है। तो अगर नीचे ओनली H आया, इसका मतलब क्या है, वो D वाला है, नहीं तो बाकी कुछ ज्यादातर यार D ही बनेगा यार, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर D ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे D आ जाएगा, और बाकी आपको यहाँ पे प्लस याद रखना है, और ये आपको यहाँ पे ग्लूकोज लिख देना है। अभी भी मैं आगे का पायरानोज क्या हो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बताऊंगा आगे। तो ये अल्फा D प्लस ग्लूकोज, आपको समझ गया कैसे आया सारी चीजें। OH नीचे इसलिए अल्फा लगाने का, ऊपर रहता तो यहाँ पे बीटा लगाऊंगा, समझ गया कि नहीं। बस ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। चलो दिखा देता हूँ यहाँ पे, अभी आ जाओ फटाक से, जल्दी से नीचे आ जाओ, आपको समझ जाएगा अभी कि अभी देखो। पायरान एक चीज होती है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, और आपको नहीं लगता कि आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हमारे हैवर्थ जो थे उन्होंने रिलेट किया। एक तो ग्लूकोज देखो ऐसा ही बन सकता है, जो कि आपका यहाँ पे ये अल्फा जैसा है, ये अल्फा जैसा है, OH देखो अल्फा जैसा है, और एक इन्होंने बनाया कुछ इस तरीके से, जो कि देखो ये बीटा जैसा है, ये बीटा जैसा है, समझा, ऐसा इन्होंने बनाया। तो अल्फा वाले में अल्फा लिखूंगा, बीटा वाले में बीटा। D है यहाँ तो प्लस ही रहने वाला है, क्योंकि हमको पता है ग्लूकोज हमेशा अपना डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और अब यहाँ पे नाम कैसे लिखा है, तो वही लिखना है पहले, अगर अल्फा रहेगा तो अल्फा D लिख दो, और यहाँ पे तो प्लस लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ग्लूकोज है, और यहाँ पे ग्लूको, और किसके जैसा ये स्ट्रक्चर रिंग का दिखता है, पायरानोज जैसा, इसलिए नेमिंग आई है पायरानोज, बाकी कोई तरीका नहीं है।
जस्ट हैवर्थ ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि मेरा स्ट्रक्चर पायरानोज नाम के एक कंपाउंड जैसा दिखता है, इसलिए मैं ग्लूकोज के बाद पायरानोज लिख दूंगा, ग्लूकोपायरानोज, और यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। तो ग्लूकोपायरानोज ये मेन आपका पेरेंट नेम है। और ये अल्फा डी प्लस कैसे आती है तो मैंने आपको सिखा दिया, अल्फा बीटा डी कैसे आता है बता दिया। ये डी की जगह में एल भी आ सकता है अगर OH अपना दूसरे साइड रहता तो। समझ गया? बस इतनी सी बात है। यही होता है नेमिंग, इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो अब हम सिमिलर नेमिंग देखेंगे फ्रक्टोज के लिए। फ्रक्टोज के केस में क्या होता है, तो फ्रक्टोज का जो केस होता है, तो जो अपने फीचर थे, फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसका उन्होंने कैसे किया, उन्होंने एकदम सिमिलर वे में। देखो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, पहले मैं ये बनाऊंगा फिर मैं ये वाला बनाऊंगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो पहला कार्बन है CH2OH, इसको साइड में रख दिया यहाँ पे, इससे ऐसा अटैच कर दिया, मतलब इसको इधर ला दिया, देखो यहाँ पे ऐसा ला दिया इन्होंने पहला कार्बन। और जो C का O है, जो C के पास O है, मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको, नहीं आपको समझ जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, ये H इसके पास जाएगा, इसके पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये O के पास, और ये OH बना देगा और O से पूरी बॉन्डिंग कर देगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको, आपको समझेगा नहीं तो। ये CH2OH और ये C डबल बॉन्ड O, और बाकी कितने बॉन्ड है यहाँ पे देखो, कितने किधर गए भाई, किधर गए किधर ओके, तो C और 1 2 3 4 5 6, ओके चलो 6 तो है। ठीक है, तो यहाँ पे C 4 हो गए, ऊपर 3 और 2 5 1 4, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाओगे, आपको जस्ट HOH लगाते जाना है। अरे हो जा भाई, पूरा इधर ही खिसक गया यार ये तो इधर ही खिसक गया। ओके चलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको बस H लगाना है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH लगाना है, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H लगा दो और यहाँ पे OH लगा दो। बस यही तो है आपका फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज है जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। अब इसका आपको हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है। क्या करो, इस CH2OH को इस साइड लिख दो। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो OH CH2 लिख दिया और ये C इधर लिख दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड कट करता हूँ, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा और एक O बच जाएगा। ठीक है, बाकी का सब सेम सेम छापते जाता हूँ, 3 इधर पे और CH2 इधर पे, CH2H। और यहाँ पे जो OH है, O है, इसका H को, इस H का जो प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस वाले को O के पास लेके जाता हूँ, ये माइनस चार्ज रहता है O के ऊपर। ठीक है, तो उसके पास लेके जाऊंगा तो ये OH बच जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन तो खाली है देखो यहाँ पे, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो इसको मैं ऐसे एक बॉन्डिंग कर सकता हूँ, मैं एक इसकी ऐसे बॉन्डिंग कर सकता हूँ। ऐसे मैंने यहाँ पे एक ही बॉन्डिंग है, मैंने यहाँ 4-5 बार खींच दिया, ऐसे एक बार इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। और बाकी का सब सेम सेम छाप दो, बाकी का सब सेम सेम छाप दो। यहाँ पे तो H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है। यही है आपका हैवर्थ, आपका पोजीशन फॉर्मूला। देख लो यही है क्या, यही रहेगा यार, वो देख लो आप चाहे तो देख लो, वही, दैट्स इट। और सेकंड केस में क्या किया है, इस CH2OH को इस साइड रख दिया और O को आप ऐसा भी तो बना सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूं, ऐसा भी तो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी ना, ये तो मेरी मर्जी, मैं चाहे ऐसा लिखूं, मैं चाहे वैसा लिखूं, मेरी मर्जी। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H, ये OH और ये बाकी का OH, बाकी सब वैसे ही रखो, बस ऊपर वाले को चेंज कर दो। समझा कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, बस इतना सा बदल दो, मतलब कि ये अभी जो H रहेगा वो इसके पास जाएगा, तो ये OH बन जाएगा। देखो यहाँ पे OH बन गया, और ये CH2 कहां पे आ जाएगा, नीचे इसके पास आके यहाँ पे अटैच। मतलब पोजीशन यार, जगह दिखावटी, दिख कैसे रहा है, ऊपर रखा। अभी देखो मैं ये COH रखा हूं और ये H रखा हूं, तो मैं H को इधर भी तो लिख सकता हूं और ये OH को इधर लिख सकता हूं, मेरी ऊपर ना बॉन्डिंग में किधर भी रखूं, बस वही करके यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला बन गया है। अब देखो जरा, यहीं पे आप देख सकते हो सारे स्ट्रक्चर को, किस तरीके से बदल गया स्ट्रक्चर, पूरा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ठीक है, देखो ये D और D दोनों में आया। फ्रक्टोज कैसा होता है, फ्रक्टोज अपना माइनस होता है, क्योंकि फ्रक्टोज कैसा होता है, लेवियो रोटेटरी, यहाँ पे इसलिए माइनस आया। ये देखो ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस को कंसिडर करना है, बाहर वाले तो वो ब्रेसेस सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं ना यार, इन टू इन, ऐसा लिखते हैं ना, वो जो डैश, वो डैश है वो नेमिंग का, समझा। तो वही है आईपैक नेम में जो हम डैश लिखते हैं, और ये फ्रक्टो है। और जो ये फ्यूरानोज अब क्यों आया आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हैवर्थ ने बोला था कि जो फ्यूरान है उसके जैसा अपना फ्रक्टोज दिखता है, और जो ग्लूकोज था वो पायरॉन जैसे दिखता था, इसके लिए उसका पायरॉन जैसे बनाया और इसका फ्यूरान जैसे बनाया। ठीक है, तो इसका नाम फ्यूरान है, डेट्स इट, और कुछ यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा डी और यहाँ पे माइनस साइन फ्रक्टोफ्यूरानोज, और ये क्या बन जाएगा, बीटा डी। बीटा कैसे आया आपको अभी यहां से नहीं समझेगा, जब आप इस स्ट्रक्चर को समझोगे तब समझेगा। देखो ये अल्फा कैसे आया, बिकॉज OH अपना नीचे है और यहाँ पे क्या है, OH ऊपर है, इसके लिए बस यही है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इससे आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना सकते हो इजीली, इससे भी आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो इजीली, बहुत आसानी से बना सकते हो, एकदम सिंपल मेथड में। वही तरीका है, बस वही तरीका, सेम वैसा ही करना है और कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही क्रिएट करना है,
जैसा हमने ग्लूकोज का बनाया था, और वैसे ही आप फ्रक्टोज का भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे CH2OH दिया है तो CH2OH को ऊपर लिखो, पहला कार्बन है सबसे पहले ऊपर जाएगा, फिर ये जो दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन और पांचवा कार्बन, तो देखो यहाँ पे पांचवा कार्बन का जो OH, यहाँ पे OH था ये दूसरे कार्बन का पांचवा कार्बन। चलो मैं इसको करके एक आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ, मैं अभी इसको हटा दूंगा। ठीक है, और मैं एक आपको वैसा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, दूसरा आप खुद से निकाल लोगे, क्योंकि एक दो बार करने से ना बच्चों के दिमाग में खुद ही बैठ जाता है। ठीक है, तो आप सब बच्चे तो हो नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं अभी कैसे निकालोगे आप लोग। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, छठवां कार्बन। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना है, दूसरे कार्बन से अटैचमेंट करना है पांचवे का, क्योंकि इसी के पास O है ना, जिसके पास O है वही तो अटैच होता है। तो दूसरा कार्बन किधर पे है, दूसरा कार्बन इधर पे है, COO इधर पे है। देखो जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है, CO उधर पे है, तो उधर पे ही आपको रिएक्शन करवाना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे वही आपको देखना है, C डबल बॉन्ड O इधर है, और बाकी उससे जो ऊपर वाला चीज है वो इधर अटैचमेंट है, और बाकी फिर ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन इधर पे। ठीक है, फिर ऐसे ही चौथा कार्बन इधर पे, फिर ऐसे ही पांचवा कार्बन जाना है ना, पांचवा कार्बन के पास OH है तो OH को साइड में रख दो, और बाकी छठा कार्बन को ऊपर डाल दो, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर ही जाने वाला है। तो ये छठा कार्बन हो गया, पांचवा, चौथा, और ये तीसरा हो गया, दूसरा, पहला, ऐसा। क्योंकि हमने पांचवें कार्बन का OH ज्यादा बड़ा क्यों खींचा, बिकॉज उसको C के साथ दूसरे कार्बन में अटैच कराना है। आप बोलोगे दूसरे में क्यों, क्योंकि दूसरे के पास O बैठा है, इसके लिए। अब इस H को ब्रेक करूंगा और इसके साथ लेके आऊंगा, देखो कैसे रिएक्शन करेगा ये। तो CH2OH इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वो H O के पास आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH बन जाएगा। फिर इसके पास जाएगा C, फिर यहाँ पे आएगा C, फिर इसके पास जाएगा C, और यहाँ से ये O, और ऐसा बॉन्ड से अटैच है। कैसे, देखो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, H आके इसके साथ अटैच हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तो खाली रहेगा ना, वो O के साथ अटैच होता है। समझा, ये मैंने बार बार बताया भी है आपको, अभी इसके पहले ही बताया था। ये ऐसा बन जाएगा, दैट्स इट, यही तो आपका स्ट्रक्चर है। अब वही जो मैंने बताया था, इधर जो है, अभी देखो तीसरे कार्बन में H इधर है तो ये नीचे आएगा, फिर OH नीचे आएगा, फिर इधर का OH नीचे आएगा, इसके ऊपर OH लगा दो, इसके ऊपर H लगा दो, और यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइड में यहाँ पे ऐसा ऐसा लगा दो, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो यहाँ पे OH किधर है, नीचे है, मतलब यहाँ पे अल्फा बनेगा। फिर कैसा बनेगा, D, क्योंकि यहाँ पे ये है ऐसा, इसलिए D। फिर ये फ्रक्टोज कैसा होता है, निगेटिव होता है। फिर ये क्या है, फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टो, और इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, फ्यूरान जैसा, फ्यूरान, फ्रक्टो फ्यूरान। फ्यूरान कैसा दिखता है, देखो ये फ्यूरान है, फ्यूरान। और मैंने इसके पहले आपको पायरॉन भी दिखाया ना, देखो पायरॉन कैसा दिखता है, भैया पायरॉन किधर गया यार, पायरॉन कैसा दिखता है, पायरॉन, पायरॉन कैसा दिखता है, ये देखो यहाँ पे बगल में तो बैठा है, ये देखो ये पायरॉन है, ये देखो ये पायरॉन है, पायरॉन ऐसा होता है, और जो आपका फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन ऐसा होता है। समझा अच्छे से, बस इसी को आपको याद रखना है। तो ये आपका बन गया अल्फा डी बीटा फ्रक्टोज। तो देखो किस तरीके से अरेंज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि ये सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला पांचवे से अटैच होगा, बस इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी ही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और ऐसे इस केस में भी, इस केस में क्या हो जाएगा, वही आप इस जो आपका CH2OH है उसको नीचे कर दो और बाकी को ऊपर कर दो, और बस आपका ये भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाएगा, दैट्स इट। दोनों का स्ट्रक्चर फ्यूरान जैसा, देखो जैसा फ्यूरान है वैसे ही दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे फ्रक्टोफ्यूरानोज लिखा है। और जो इसका था, इसका पायरॉन जैसे था, इसलिए इसका नाम हमने पायरानोज लिखा, ग्लूकोपायरानोज। तो ग्लूकोज में हमेशा प्लस, फ्रक्टोज में हमेशा माइनस, ये बात आपको याद रखनी है, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है। चलो इसी तरीके से गाइस, ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है, अभी देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से हम कोई नई चीज बनाएंगे। जब एक ग्लूकोज को और एक फ्रक्टोज को मिलाओगे तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है, सुक्रोज। तो कैसे सुक्रोज बनाओगे, अब तो आपको बाएं हाथ का खेल है। देखो बाएं हाथ का खेल मतलब क्या बताता हूं, यहाँ पे देखो OH था ना, और यहां पर भी क्या था, OH था। अभी बॉन्ड मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, तो देखो क्या किया मैंने, यहां से OH था ना, तभी तो अल्फा बनाई है, अल्फा तभी है ना, और ये बीटा तभी है ना, क्योंकि OH ऊपर है, ऊपर OH मतलब बीटा, नीचे OH मतलब अल्फा। तो ये H और ये OH मैं निकाल दूंगा तो वाटर बाहर भाग गया ना। वही तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे वाटर बाहर निकाल के हम लोग और फ्रक्टोज और ग्लूकोज से सुक्रोज बना सकते हैं। देखो गाइस, ये है पूरा सुक्रोज का स्ट्रक्चर, दिस इज दी योर सुक्रोज। समझा, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। तो देखो, जब बस यहां से पानी निकालना है अपने को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऐड करो और बस यहां से वाटर निकाल दो। वाटर निकालोगे तो कैसा दिखने लगेगा, ये एक वाटर निकालते ही यहां पे क्या दिखेगा, देखो पूरा O दिखने लग गया, पूरी की पूरी एक बॉन्डिंग बन गई। और यही बॉन्डिंग जो यहाँ पे देखो, ये किसका, ऐसा एक पूरा बॉन्डिंग बन गया, ऐसा मतलब कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बॉन्डिंग, ये पूरा एक अक्खा मॉलिक्यूल बन गया। इस अक्खे मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इस अक्खे मॉलिक्यूल का नाम सुक्रोज है। समझा, तो ये है हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर सुक्रोज, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछते हैं। तो बस करना कुछ नहीं होता है आपको,
आपको बीटा 2 फ्रक्टोज यूनिट और अल्फा डी जो ग्लूकोज यूनिट यूज करना है और बस इसमें से पानी निकाल देना, जो बनेगा वही आपका हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ सुक्रोज कहलाएगा। इतना आसान सा काम है, ठीक है। तो यही जो यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, यही जो ये बॉन्डिंग है, इसको एफा भी आप दिखा सकते हो। यही जो बॉन्डिंग है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जिसकी वजह से जिस बॉन्ड, ये बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का नाम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। समझा क्या? बस इतना आसान सा काम है, यही है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट्स इट। समझा ना? इस तरीके से। अब अगर गाइस देखो ये आपका बन गया, अब इसमें अगर आप पानी वापस से ऐड करो, H बॉन्ड OH वापस से ऐड करो, तो ये OH इसके पास जाएगा, H इसके पास आएगा, तो वापस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएंगे। तो वही तो मैंने इसके पहले वाले रिएक्शन में आपको दिखाया था। इसके पहले वाले रिएक्शन में मैंने वही चीज आपको बताई थी कि किस तरीके से सारा का सारा पार्ट आपका क्रिएट हो रहा था। मतलब कैसे आप लोग इसके पहले रिएक्शन में आप सारी चीजें कर रहे थे, मतलब कैसे आपका मतलब ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रहा था, वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था। देखो ये वाले में मैंने ऐसे बनाया था, ये सुक्रोज है, सुक्रोज में पानी डाला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से पानी निकाल लोगे तो आपको सुक्रोज मिल जाएगा वापस से। समझा? तो यही रिएक्शन मैंने आपको करके दिखाया था वहां पे, और वही आपका देखो यहाँ पे डीप में करके दिखाया है, ठीक है, जो कि ऐसा दिखता है, ऐसा रियल में होता है। पानी निकालो, पानी डालो, ऐसा रियल में रिएक्शन होता है, दैट्स इट। और कुछ करना नहीं है, नीचे का OH और यहाँ से OH दोनों के H2O निकाल दो और बाकी पूरा रिएक्शन मिल जाता है, दैट्स इट। और जिस बॉन्ड से बॉन्डिंग होती है उसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब देख लो सुक्रोज क्या है, तो सुक्रोज के बारे में आप बस यहाँ पे रीडिंग कर लो, वही वापस से रिएक्शन कर दिया जो मैंने आपको वहां दिखाया था, वही चीज यहाँ पे दिखा दिया और कुछ नहीं। उसका स्ट्रक्चर देखो, सुक्रोज यहाँ पे माल्टोज किससे बनता है, माल्टोज। तो माल्टोज के लिए भी आपको देखो यहाँ पे ग्लूकोज, दो ग्लूकोज की मॉलिक्यूल। अब माल्टोज क्या होता है, ये डायसैकेराइड है, मैंने दिखाया था ना वहां पे, डायसैकेराइड होता है ये क्लासिफिकेशन में, डायसैकेराइड है। डायसैकेराइड ये माल्टोज किससे बनता है, जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐड करोगे, तो एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज ऐड करो, यहां से पानी निकाला हमने, तो यहाँ पे ये O दोनों, देखो यहाँ पे पहले क्या था, पहले यहाँ पे OH था और यहाँ भी OH था, फिर ये H और ये OH गायब हो गए, तो ये वाला जो O है ये इधर पे ये O आके बन गया। नहीं समझ रहा क्या बोल रहा हूं? देखो यहाँ पे ये OH है और ये OH है। अभी इतना बड़ा मैं वापस से बनाऊंगा, कितना गंदा दिखेगा ना इसके लिए। तो ये H और ये OH पूरा बाहर निकाल दिया, तो क्या बनेगा, ये O और ये O ऐसा बन गया। देखो वही चीज यहाँ पे करके दिखाई हुई, वही चीज यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। मतलब एक का OH दूसरे का OH में से पानी निकाल दिया, बाकी जो O बचा वो बच गया, वही आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया। मतलब ये आपका माल्टोज क्रिएट हो गया यहाँ पे। समझा क्या? ऐसे ही माल्टोज यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर है, मतलब ये आपका माल्टोज का हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। बनाने बोला तो आप ऐसा बना सकते हो, चाहो तो आप करके भी दिखा सकते हो। अल्फा डी ग्लूकोज लो और नॉर्मल एक ग्लूकोज लो, दोनों का ऐसा, एक का आगे की तरफ से और एक का चौथे कार्बन से, एक का चौथे कार्बन से, एक का पहले कार्बन से, दोनों में नीचे OH रहता है ना, दोनों के OH में से पानी निकालो, बस आपका बन गया यहाँ पे माल्टोज, दैट्स इट। ऐसे सिमिलर वे में आप लैक्टोज भी बना सकते हो, यहाँ पे गैलेक्टोज और ग्लूकोज का इस्तेमाल करो, लैक्टोज बन जाएगा। फिर ऐसे अगर आप चाहो तो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज बना सकते हो। इतने बड़े स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं और आपको याद भी नहीं करने, बट कभी अगर आपकी किस्मत खराब रही तो पूछ भी सकता है, तो पूछेगा तो वही करना है आपको। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इस्तेमाल करो और चारों का ऐसे पानी निकालते जाओ और अटैच करते जाओ, अब बन जाएगा अमाइलोज। ऐसे अमाइलोपेक्टिन कुछ इस तरीके से लिखते जाओ और ऐसा बना लो, क्योंकि ये तो कोई टीचर बताएगा भी नहीं इतना बड़ा, और ये इतना कुछ फायदा भी नहीं बता के, क्योंकि एग्जाम में आएगा भी नहीं, ठीक है। और ये ऐसे यहाँ पे सेलुलोज, सेलुलोज में भी ऐसे ग्लूकोज और देखो फर्दर आगे ऐसा बॉन्ड बना के रखा है, मतलब आगे भी ऐसे अटैचमेंट होते जाएगा, क्योंकि ये सब के सब क्या है, ये सब के सब पॉलीसेकेराइड है। क्या है? ये सब के सब पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में देखो कितने, एक ये अपना मोनो, ये दूसरा मोनोसेकेराइड, ये तीसरा मोनोसेकेराइड, ऐसे बहुत सारे मोनोसेकेराइड कंबाइन होकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, जिसका नाम सेलुलोज है या फिर स्टार्च भी कह सकते हो। समझा? इस तरीके से पूरा यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। तो बस गाइज यही है आपका पूरा का पूरा रिएक्शन, यही इंपॉर्टेंट थिंग थी। इस वीडियो को मैं कहूंगा 2 से 3 बार जरूर देखो और आपका बहुत मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझा? और हमने आज नेमिंग कैसे करनी ये भी सीख लिया, कैसे हम लोग बॉन्डिंग बनाते हैं वो भी हमने सीख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। रिवीजन देखो 1 से 2 बार रिवाइज करोगे ना तो ही आपको आएगा, नहीं तो आपको चांस ही नहीं आने का। तो इस वीडियो को रिवाइज जरूर करना और आपको 100% आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।